तो रिवाइज कराए। कल हमने अर्थ बनाई थी। अर्थ के सेंटर से कहीं दूर पी पॉइंट पर क्या निकालना था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और ये पी पॉइंट कितना दूर था? आर। ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी बॉडी को इंफिनिटी से किसी पॉइंट पर लाने में जितना वर्क डन होता है उसे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कहते हैं। एक लाइन छूट गई ना इसमें, क्या बोला मैं, क्या रहेगी इसमें? एक लाइन और एक लाइन छूट गई और एक लाइन रह गई। इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ सम बॉडी, किसी बॉडी को इंफिनिटी से किसी बॉडी की ग्रेविटेशनल फील्ड में कहीं लाने में जितना वर्क डन होता है उसे हम क्या, विदाउट एक्सेलरेशन, उसे हम क्या कहते हैं? तो जब हम ला रहे थे तो हम किसी पॉइंट ए पर थे, ठीक। ए पॉइंट पर इस, मान लो ये बॉडी अर्थ है, लेटर से एम से अर्थ, मान लो ये बॉडी होगी अर्थ, ठीक है जी। अब इस बॉडी से आर डिस्टेंस दूर यहाँ पोटेंशियल निकालना है। जब हम ला रहे थे तो हम ए पॉइंट पर थे, किसको ला रहे हैं? यूनिट मास को ला रहे हैं, यूनिट मास को ला रहे हैं। किसको लेकर आ रहे हैं? यूनिट मास। यूनिट माने 1, यूनिट मास को लेकर आए। तो जब हम ए पर थे, ए पॉइंट पर इस यूनिट मास के बीच में और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही होगी। कितनी लग रही होगी? जी एम बाय नहीं एक्स स्क्वायर। शायद ये लास्ट में वो अर्थ की कॉपी में लिख रहा है, यही तक कुछ करा था। चलो लिखो फिर आगे। कुछ कहानी वानी लिख ली थी ऊपर के सारे, जी एम बाय एक्स स्क्वायर तक लिखा था। आगे लिखिए। अब यहां पर लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी? जी एम बाय एक्स स्क्वायर। और हम इसको और थोड़ा सा इधर लेकर आएंगे। कितना इधर लेकर आएंगे? dx डिस्टेंस और थोड़ा सा इधर लेकर आएंगे। क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? वर्क। वो स्मॉल वर्क किसके बराबर आएगा? F इंटू dx के बराबर आएगा। यही दिखा था, लिखिए आगे, लिखिए प्लीज आगे। स्मॉल वर्क डन फॉर अ फर्दर डिस्प्लेसमेंट dx, स्मॉल वर्क डन फॉर अ फर्दर डिस्प्लेसमेंट dx बाय यूनिट मास। वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है? वर्क डन का फॉर्मूला तुम्हें मालूम है? एफ डी एक्स। बेटा मैंने बताया था आपको कल परसों, चिंता ना करें, करिए उसे। लिखिए लिखिए, स्मॉल वर्क डन फॉर ए फर्दर डिस्प्लेसमेंट dx बाय यूनिट मास। आप क्या कर रहे हो? जो ग्रेविटेशनल फोर्स इधर को लग रही है, आप उसके अगेंस्ट फोर्स लगा रहे हो ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए। लाएगा कौन? अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं खींचना था तो वो खींच ही लेती, फिर तो ये फोर्स कामयाब हो ही जाती। ये फोर्स नहीं, हम इस फोर्स को कैंसिल करने के लिए उतनी फोर्स खींच कर रखेंगे। नहीं, एक्सेलरेशन नहीं होने देना, अपनी मर्जी से कांस्टेंट वेलोसिटी से लेके आएंगे। तो वो जो फोर्स हम लगाएंगे ये उसका वर्क डन। गुड इवनिंग। ओ निताई आयो हैं ना बेटा, वर्क 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 नहीं वर्क ही है, छोटा डब्ल्यू है, वर्क है वर्क है वर्क। तो डब्ल्यू लगा के लिखो आगे। स्मॉल वर्क डन फॉर ए फर्दर डिस्प्लेसमेंट dx इज इक्वल टू dw इज इक्वल टू f dx। और फोर्स कितना है? g। हम कल भी कर रहे थे, इस m नॉट को कितना लिख लिया था? 1। तो gm बाय एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये क्या आ गया? स्मॉल वर्क डन। स्मॉल वर्क डन आगे लिखिएगा। देयरफॉर टोटल वर्क डन, देयरफॉर टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास, कहां से कहां? टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P,
फ्रॉम इंफिनिटी टू आर लिख लो. टोटल वर्क डन इन ब्रिंगिंग द यूनिट मास फ्रॉम पॉइंट P फ्रॉम इंफिनिटी टू आर. फ्रॉम इंफिनिटी टू आर. खुद कर लो, मैं नहीं करा रहा. खुद कर लो, इंटीग्रेशन नहीं सीखा. अब तो गूगल वालों के एग्जाम आ रहे होंगे. नहीं कब चल रहे हैं? पता नहीं लगता उन्होंने बताते कुछ नहीं. हफ्ते में एक एग्जाम होगा, तो ये तो अच्छा है. कम नहीं कर रहे हैं. उनकी इंटीग्रेशन आती है बेटा? वेरी गुड, करो. पहला बच्चा है कल जिसने जवाब दे दिया था. P equals to 2u sin theta by g. इस टाइम जो बच्चे एडमिशन लेते हैं नॉर्मली बहुत बुरी हालत है. देखो थ्री की एज. चलो मेरा कोई होमवर्क तो नहीं रहेगा ना मेरी तरफ से? सारे हो चुके ना मेरे? रहे कौन से? अरे यार. हाँ, टोटल वर्क डन कैसे निकाला रहा हो? तो कैसे निकाल रहा हो? इतना टाइम देखो, जो कांस्टेंट है उन्हें बाहर निकाल दो. क्या बचा? 1/x². 1/x² को कैसे लिख सकते हो? x की पावर -2. -2. अब ये थोड़ा सा ऐसे करेगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे. कहां से कहां? इंफिनिटी टू आर. मैं करके बता देता हूं एक बार रफ में. क्या करोगे? x की पावर -2 + 1 अपॉन -2 + 1. ये रूल होता है, यानी -1/x. भविष्य तो अभी तक मैंने एक भी बार अलग रूल नहीं लगाया, यही लगाया जा रहा है ना. अब इस माइनस साइन को तो बाहर कर दो, तो ये बचा -gm 1/r अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. 1/∞ कितना होता है? 0. तो ये आ गया -gm/. ये वो टोटल वर्क डन है जो आपने किया जब आप बॉडी को इंफिनिटी से पीछे वाले बेंच पे सरक जाए. वहां से अच्छा दिखाई दे. जब आप किसी बॉडी को इंफिनिटी से कहां ला रहे हैं? किसी r डिस्टेंस पर ला रहे हैं. जल्दी करिए, आज थोड़ा सा लेट हो गया. बोलूं आगे? Therefore, डेफिनेशन क्या थी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की? वो वर्क डन जो हम किसी बॉडी को इंफिनिटी से यहां लाने में करेंगे. तो ये वर्क डन तो निकाल लिया. इसका मतलब यही क्या कहलाएगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल. सिंबल है V. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का फॉर्मूला हो गया -gm/r. नेगेटिव साइन इंडिकेट्स. नेगेटिव साइन क्या बताता है? ना ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वर्क है. वर्क स्केलर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन का तो कोई मतलब नहीं. नेगेटिव साइन बताता है जब भी पोटेंशियल में, पोटेंशियल एनर्जी में माइनस का साइन आए, उसका सीधा मतलब ये है कि ये पोटेंशियल अट्रैक्शन की फोर्स की वजह से आया है. ये हम कई बार बता चुके हैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी अगर नेगेटिव आ रही है, इसका मतलब देयर मस्ट बी अ बाउंड सिस्टम. बाउंड सिस्टम, बंधा हुआ है कुछ, बंधा हुआ. जैसे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन के चारों, प्रोटॉन उसके न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर काटेगा, तो वो भी बाउंड सिस्टम है. जब मैं उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालूंगा, वो भी नेगेटिव आने वाली है, क्योंकि बंधा हुआ है. ध्यान रखिएगा इस चीज. तो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट पोटेंशियल अराइजेस ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्सेस. चलो, ग्रेविटेशनल फोर्स. ग्रेविटेशनल फोर्स ठीक नहीं, अट्रैक्टिव लिखो, वो ज्यादा अच्छा. अट्रैक्टिव फोर्सेस. पोटेंशियल अराइजेस ड्यू टू अट्रैक्टिव फोर्स. लिखो स्पेशल केसेस. पहला स्पेशल केस लिखो, एट द सरफेस ऑफ अर्थ. एट द सरफेस ऑफ अर्थ
एट द सरफेस ऑफ अर्थ में क्या फर्क पड़ेगा, इस फॉर्मूले में क्या फर्क पड़ जाएगा? अभी जो हमने फिगर बनाई थी, बस अभी तो आपने यहाँ निकाला पोटेंशियल, आप कह रहे हो यहाँ निकालना है, कौन सी बड़ी बात है? कैपिटल आर किसके बराबर हो गया? अर्थ के रेडियस के बराबर हो। तो लिखो एट द सरफेस ऑफ अर्थ आर इक्वल्स टू आर। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया? बाय कैपिटल आर, है ना। और अगर हम बात करें एट इन्फिनिटी, तो आर किसके इक्वल हो गया? इन्फिनिटी के। बी कितना हो गया? माइनस जी एम बाई इन्फिनिटी, एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी इज जीरो। तो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो। पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम कहां होती है? पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम कहां होती है? टॉपिक दूंगा इसमें, बता दिया। पोटेंशियल की वैल्यू मैक्सिमम कहां होती है? सरफेस पर। वेरी गुड, सबका गलत है, सब मुझे टॉपिक देना। ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू है, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव नहीं है, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव नहीं है। माइनस जी एम बाई आर की तरफ, तो कहां पर जीरो हुई? इन्फिनिटी पर। तो इन्फिनिटी जीरो तो सबसे बड़ी वैल्यू। ठीक, लिख लो। अगला हेडिंग डालिएगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। बताइए, लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके लिए 1.5 पेज छोड़ दो, अपने आप बुक से कर लेना। नहीं ऐसा थोड़ी छोड़ दूंगा, करवाऊंगा, लेकिन एक सिमिलैरिटी के साथ। पिछला वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन खोलो, पिछला वाला ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का डेफिनेशन खोलो, पढ़ो उसको। कहता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ, अब इधर देखो, ग्रेविटेशनल, उधर दिखा दो उनको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ ए बॉडी इज द वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ ए बॉडी इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास। अब इस यूनिट मास को मैं गोल कर दूंगा, हटा दूंगा यहां से, और वहां पर क्या लिखूंगा? इन ब्रिंगिंग अ बॉडी। सिर्फ इतना शब्द बदलना है, यूनिट मास हटा दीजिएगा। अब हम बोलेंगे किसी बॉडी को इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाने में, कहां से कहां? इन्फिनिटी से किसी एक पॉइंट पर लाने में, किसमें? फील्ड के अंदर। जितना मैं वर्क डन करूंगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहलाए। ठीक है, बॉडी होगी तो बॉडी का कुछ मास भी होगा। पिछली बार तो यूनिट मास लिया था, तो क्या ले लिया था? 1। अब की बार हमने क्या ले लिया? बॉडी ले ली, उसका मास ले लिया m। इवन सारा आर्टिकल का डेरिवेशन डिट्टो कॉपी है, सेम, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वही आप बॉडी बनाओगे, इससे यहां पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे। कितना दूर? जब हम ला रहे थे ए पॉइंट पर थे, फिर हम बी पर आए, फिर स्मॉल वर्क डन। क्या बदलेगा? क्या बदलेगा? जब आप इंटीग्रेट करोगे तो एफ डी एक्स लिखोगे, इन्फिनिटी से आर लाओगे, कुछ भी तो नहीं बदला। अभी तक क्या बदला? जो आर लिखा वही है सर। फोर्स कितनी होती है? जी एम एन बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। कुछ बदला? ये बदला, सिर्फ ये बदला। जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो पहले जी और एम बाहर आए थे, अब ये तीनों बाहर आए। कुछ बदला? कुछ भी नहीं बदला। तो फिर फर्क किस चीज पर पड़ेगा? केवल इस चीज पर कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में ये एक साथ m और आ जाए। कुछ फर्क पड़ा? इसीलिए मैंने बोला कि ये खुद कर सकते हो। ठीक है जी, एक वर्ड भी फर्क नहीं है। सिर्फ फर्क क्या है? पहले यूनिट मास को ला रहे थे और अब हम किसी बॉडी को ला रहे हैं जिसका मास m। बस वही विदाउट एक्सेलरेशन, वही वर्क डन, सब कुछ वही। और आप देख सकते हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसी आई है। और आज के बाद आप इसी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के सारे 11वीं का टॉपिक, तो वो MGH छोटे बच्चों वाला वो साइड कर दो उसको। ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है जो हम अब आज से पढ़ेंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। एक बॉडी को उठा के यहाँ से एक सैटेलाइट घूम रही है, एक ऑर्बिट से निकाल के दूसरे ऑर्बिट में ले गए, बताओ वर्क डन कितना होगा? सभी में यही काम करेगी, वो MGH नहीं काम करेगी। अब तुम छोटे बच्चे तो हो नहीं। MGH क्यों निकालूंगा? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। कल आपने
कुछ पढ़ा था ना, वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट, पढ़ा था ना। तो जैसे जैसे हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जाते हैं जी क्या करता है, जी डिक्रीज करता है। अब मान लो मैं 1000 किलोमीटर ऊपर ले गया किसी बॉडी को, मान लो 1000 किलोमीटर ऊपर ले गया, तो क्या वहां जी की वैल्यू सेम रह जाएगी? नहीं रह जाएगी। तो फिर आप एमजीएच 9.8 लेकर कैसे सॉल्व करोगे? तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए नहीं लगेगा। अब आज के बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला ये भी लगेगा, लेकिन नियर सरफेस ऑफ अर्थ लगेगा, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हो गया माइनस GMM/r। चल आगे लिखते थोड़ा सा, ओके जरूर छोड़ दीजिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन घर पे से करके लाइएगा, वो भी नहीं कराऊंगा, समझाऊंगा। जब तक तुम कलम नहीं चलाओगे तो बात बनेगी। एक 5 किलो का ऑब्जेक्ट है, एक 2 किलो का ऑब्जेक्ट, दोनों के बीच में 1 मीटर का फासला, ठीक है। अब मुझे इन दोनों को आधा मीटर के करीब लाना है, इतना पास ले आऊंगा। बताइए व्हाट इज द वर्क डन, व्हाट इज द वर्क डन। क्या करिएगा बता देता हूं। पहले यहां पोटेंशियल एनर्जी निकालिएगा, GMM/r, स्क्वायर नहीं होता इसमें, GMM/r माइनस GMM/r निकाल लो, इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल दोगे GMM/r, उन दोनों पोटेंशियल एनर्जीज को माइनस कर देना, ये कर देना। कैसे हुआ ये? पहले जब ये रखे होंगे पास तो इनमें आपस में पोटेंशियल एनर्जी होगी, कैसे होगी वो भी सुनो। पहले मैं 5 किलो का ऑब्जेक्ट लाया हूँ, कोई फील्ड है? कोई भी फील्ड नहीं। जब मैं 5 किलो का ऑब्जेक्ट लाया हूँ, कोई फील्ड है? ये मैं क्वेश्चंस पे इसलिए ध्यान दे रहा हूँ, अगले साल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में सारे क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, सेम क्वेश्चंस। 2 चार्जेस रखे होंगे कुछ दूरी पर, वो बोलेगा उनको पास लाना है, बताओ कितना वर्क डन है, कितना वर्क डन करोगे। सेम क्वेश्चन अब की बार भी करवा, इसलिए कह रहा हूँ ध्यान से सुनो। एक बॉडी को लाया, कोई फील्ड है? कोई नहीं है। वर्क डन हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। तो वर्क डन कितना हुआ? 0। अब मैं दूसरी बॉडी को लेकर आया, अच्छा मैं दूसरी बॉडी को लेकर आऊंगा तो इसकी फील्ड है सारे में, और इस फील्ड में इसको लेकर आ रहा हूँ, वर्क डन करना पड़ेगा, वही वर्क डन क्या कहलाएगा इन दोनों का? पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ गई पहले केस में? -GMM/r। अब आपने इन दोनों को पकड़ा और करीब ले आए, तो इनके बीच का क्या चेंज हो गया? r चेंज हो गया, तो u चेंज हो गया। आप कुछ करे बिना पास ला सकते हो? नहीं, कुछ तो करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वर्क। यानी जो पोटेंशियल एनर्जी में बदलाव आया वो किस कारण से आया होगा? आपने काम किया होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी योर वर्क डन। तो आपको कुछ नहीं करना, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ निकालना, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ निकालना, उन्हें माइनस कर लेना, आपका वर्क डन। समझ में आ गई बात? ऐसे कुछ। अगले साल तो आप 3 चीजों को भी लाओगे, अभी कराऊंगा यहाँ भी मैंने क्वेश्चन। एक चार्ज को ले आए, फिर दूसरे को ले आए, फिर तीसरे को ले आए, बताओ व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। ऐसे क्वेश्चंस भी आए, कोई फर्क नहीं है, सेम जो इस साल कर रहे हो ये अगले साल करोगे। यहाँ ग्रेविटेशन है, वहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगी, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। चलो बोलिए पढ़ा तो छुट्टियां बहुत कर रहा भैया आजकल यार, एग्जाम की छुट्टी थोड़ी करते हैं। कब तक चलेगी? 7 अगस्त। तो और 3-4 बार करेगा फिर तो काम, छुट्टी ना कर यार, 3 दिन तो क्लास लेगा। देखो लिखो एक बार, बना कुछ करते हैं इसका। एक बॉडी है, बेटर से अर्थ है, इसका मास कितना है? m। कितने घंटे पड़ता है दिन में? दिन छुट्टी लेता है, ठीक लगाइए मैनेजेबल। हाँ 3 घंटे। बताओ जिस दिन छुट्टी करता है उस दिन 3 घंटे पड़ता है, और छुट्टी नहीं करता उस दिन ये अर्थ है हमारे पास। अर्थ के सरफेस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, वहां उसकी पोटेंशियल एनर्जी है U1। हम इसको h हाइट पे ले गए, वहां पर पोटेंशियल एनर्जी हो गई U2। इतना तो तुम जानते हो कि अर्थ के सरफेस से बॉडी को ऊपर ले जाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। तुमने कल की क्लास के टाइम पे पूछा था,
हाँ अच्छा, आपका फोन आया, मम्मी का फोन मैसेज आया। अच्छा, कल क्लास है तुम्हारी केमिस्ट्री किस टाइम? 5:30 से 7। 5:30 से 7। अच्छा, तो बता दो टाइम, ठीक है जी। मंडे ऑफ कर दिया। अच्छा, ध्यान रखना मेरा, ध्यान रखना बेटा, कल क्लास है 5 से 7:30। 5:30 से 7। 5:30 से 7 बेटा, लिख लो, ध्यान रखना। और ये मेरा नंबर है, ये भी लिख ले, यहीं से बम के बोले गिरा करेंगे, जो टेस्ट के नंबर हैं, और तो बहुत कुछ पता लगेगा मुझे, ठीक है। और यहाँ पर रावण की फोटो लगा ले। चल देखो आगे, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगी। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, बताइए। व्हाट इज द इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, क्या निकालना है? इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। बढ़ तो गई ना, पक्का है ना, तो भाई हाइट के साथ बढ़ती है, तो अगर हाइट ये बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गया, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। ठीक है, बताइए कितनी बढ़ गई, बताइए कितनी बढ़ गई? U2 माइनस, चलिए U2 माइनस U1, U2 कितना है? क्या कह रहे हो? MGH कौन बोला है? MGH कौन बोला है? समझे बच्चों? माइनस, ये फाइनल पोटेंशियल है ऊपर वाली, माइनस आ गया। चलो इसको थोड़ा ऑपरेशन करते हैं। GMM को कॉमन ले लूं, ये पॉजिटिव हो जाएगा तो इसको पहले लिख लेता हूं, इसको बाद में लिख लूं। कुछ करो कि ये यहां तक पहुंच जाए, मुझे यहां पहुंचा दो, ये फाइनल रिजल्ट है। अब मैथमेटिक्स रह गया, फिजिक्स का काम तो करो। पोटेंशियल एनर्जी को माइनस कर लिया तो इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब कुछ मैथ्स लगाओ, तुम लोग बड़े अच्छे बच्चे, तो जरा देखो कहां तक पहुंचा पाते। आर्यन कर दे बेटा काम। यहाँ तक तो मैं थोड़ा बहुत पहुँच गया, एलसीएम ले लिया, काट क्लिक कर लिया। वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का फॉर्मूला भूल गया मैं, क्या था बताना जरा? Gm/r²। अच्छा, Gm/r²। तो अगर मैं r² को इधर ले जाऊँ तो Gm किसके बराबर हो गया? तो आपको रिजल्ट में G और M तो चाहिए नहीं ना, इसको हटाना पड़ेगा। तो इस Gm की जगह Gr² डाल देते हैं, और अंदर क्या क्या आ गया? H/r/r। रिजल्ट तक तो अभी नहीं पहुंचे, और कुछ करो, कुछ कटा, एक r कट गया, एक r कट गया, ऊपर लगने लग रहा है MGH आ गया। फाइनल रिजल्ट दे दो फटाफट, क्या करूं? भावना बोल। बिल्कुल आ जाओ बेटा, पूछने की क्या बात है। ये जो अब देखो नियर पहुंच गए आप, बिल्कुल। आपको M चाहिए, G चाहिए, H चाहिए, R नहीं चाहिए। ऊपर और नीचे R से डिवाइड कर दो, तुम्हारा रिजल्ट आ गया। यहाँ भी R से डिवाइड कर दो, यहाँ भी R से डिवाइड कर दो। ऊपर वाले को R से डिवाइड करोगे, एक भटकता प्राणी हो रहा है। क्या टाइम रखा था आज का? मैं भी प्राणी 15 मिनट तो गाड़ी में ही लगते हैं आने में, पीछे से आना होता है ना पूरा हाईवे से। वो तो मैं समझ गया। और फिर आज लेट हो गया तो पापा को छोड़ना था। अच्छा, ये लगा सोता नहीं गया। ये हमारा आ गया इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का एग्जैक्ट फॉर्मूला, जो हम अब तक इग्नोर करते आ रहे थे। क्या चीज को? देखो अब तक तुम लोगों को दिखने में दिक्कत नहीं हो रही, पीछे बैठ जाओ, वहां चले जाओ गुड़िया के साथ। अब देखो जरा, देखो जरा, देखो जरा, देखो। आपने निकाला इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला mgh/1 + एग्जैक्ट फॉर्मूला तो यही है। लेकिन हम अक्सर क्या करते हैं,
अर्थ का रेडियस है 6400 किलोमीटर, और मान लो मैं इससे 1 किलोमीटर ऊपर भी गया, बहुत बड़ा चला गया जी। 6400 का स्क्वायर ना करा, 6400 1 का स्क्वायर कर दिया, क्या फर्क पड़ जाएगा? कोई खास फर्क पड़ जाएगा? तो अगर ये भी मैं बहुत ज्यादा बता रहा हूँ आपको, मान लो मैं आपने जितने न्यूमेरिकल आज तक करे, बिल्डिंग क्या देखते हो, 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग है, 200 मीटर ऊंची बिल्डिंग, यही लेते आए हो न्यूमेरिकल्स करते हो। तो वो जो 200 मीटर 100 मीटर है वो इसके मुकाबले में कितना छोटा है? बहुत ही छोटा है, नेग्लिजिबल है। तो अगर मैं ये कहूँ कि h जो है वो r से बहुत छोटा है, तो ये वैल्यू बहुत छोटी, ये वैल्यू बहुत बड़ी, तो ये पूरा का पूरा ही डेसिमल में आ जाएगा, बहुत ही छोटा सा नंबर। जब ये बहुत ही छोटा सा नंबर आएगा 0.00 करके, तो मैं इसको इग्नोर ही क्यों ना करूं? तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी का चेंज कितना आता है? बस यही हम करते आए आज तक। लेकिन अगर वो 200-500 किलोमीटर ऊपर ले जाएगा आपको, तो फिर तो आपको सही वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, 1 + h/r, यही लगाइए। जैसे जैसे आप हाइट पर ऊपर जाते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू क्या होता है? कम हो जाता है ना? लास्ट पर आप क्या करिए, अब तो मैं इनको लिख ही दिया, तो मैं फाइनल कर देता हूँ। ऊपर भी डिनोमिनेटर को r से डिवाइड कर दिया और इसको भी r से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर। r/r कितना हुआ? 1, और h/r कितना हुआ? h/r, और ये r से r, mgh/1 + h। मैंने इसमें बाइनोमियल से मैं बच गया, बाइनोमियल नहीं लगा, जानबूझ के मैंने सिंपल तरीके से कर दिया। हटा दूं, स्प्लिट हटा दूं। नेक्स्ट लिखिएगा सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या होती है? कोई भी एक बॉडी जो किसी बड़ी बॉडी के चारों तरफ घूमती है, उसे हम सैटेलाइट बोलते हैं, है ना? एनीथिंग दैट revolves around a bigger body. Is its center. ठीक है? अच्छा, सैटेलाइट को फेंकते कैसे? नहीं, वो तो रॉकेट है ना। सैटेलाइट को कैसे लॉन्च करते हैं? तो रॉकेट छोड़ रहे हैं। हाँ, करते क्या है? अर्थ पर बहुत बड़ा टावर बनाइए, यहाँ पे चढ़ के फेंकिए जोर से, ये तो गिर जाएगी। और ऊंचा बनाइए, और फेंकिए, और यहाँ गिर जाएगी। और ऊंचा बनाइए, जोर से फेंकिए, शायद ना गिरे। लेकिन अब कम से टावर बने कैसे? तो टावर नहीं बनता तो हम क्या लेते हैं? मल्टी स्टेज रॉकेट्स लेते हैं, ठीक है ना? रॉकेट्स के साथ उसको अटैच कर देते हैं, और जितनी भी हाइट पर उसको रिलीज करना होता है, सैटेलाइट्स आपको 200 किलोमीटर से लेकर 36,000 किलोमीटर तक की ऊंचाई में दिख जाएंगे, ठीक है ना? 200-300 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर, बस इनमें एनर्जी का फर्क होता है, कोई दूर है कोई पास है, ये आगे बढ़ने वाले हैं कि इनकी वेलोसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, हाइट कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, सैटेलाइट का यूज क्या होता है, थोड़ा बहुत वो भी करेंगे। तो 200-300 किलोमीटर से लेकर और 36,000 किलोमीटर तक की सैटेलाइट जो होती है, ठीक है ना, यहाँ पर लगातार लॉन्च की जाती है। अब कोई चीज़ 200 किलोमीटर ऊंचा टावर थोड़ी बनेगा। बुर्ज खलीफा भी आपका 1 किलोमीटर का ही है, वो भी 1 किलोमीटर पूरा नहीं है। तो उसके लिए क्या करते हैं? मल्टी स्टेज रॉकेट्स लेते हैं, जितने भी ऑर्बिट में उसको ले जाना होगा इतना ऊपर ले जाते हैं, रॉकेट से अलग कर देते हैं, एक पर्टिकुलर स्पीड से छोड़ना, जिससे उससे लॉन्च करके और छोड़ देते हैं, रॉकेट अपना निकल जाता है, ये घूमती रहती है। और एक चीज़ देखो, सैटेलाइट्स ना जब अर्थ की तरफ, ये बंधी की हुई है अर्थ की तरफ, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल ने इसको खींचा हुआ है। अब आप क्या करते हो? एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में जाके इसको एक v वेलोसिटी से छोड़ देते हैं, ये इसकी ऑर्बिटल वेलोसिटी है, और अब ये इसी ऑर्बिटल वेलोसिटी से अर्थ के चारों तरफ
चक्कर काटता रहेगा। चलने के लिए फ्यूल नहीं लगता, नहीं लगता, क्यों नहीं लगता? ये लगातार पता है आपको अर्थ की तरफ गिर रही है। ये देखो पैराबोलिक मोशन, ये अर्थ की तरफ आई, यहाँ पर फिर इसका वेलोसिटी ऐसा हो गया, ये फिर अर्थ की तरफ आई। इट इज कॉन्स्टेंटली फॉलिंग टुवर्ड्स अर्थ बट नेवर रीचेज अर्थ, क्योंकि अर्थ भी कैसी यहाँ से, तो ये लगातार अर्थ की तरफ गिरते जा रही है, 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 लेकिन कभी अर्थ में पहुंचेगी नहीं। एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रही है, जिस वेलोसिटी से घूम रही है उसे क्या बोलते हैं? ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो बहुत रेंज की हमारे पास सैटेलाइट्स होती हैं, अलग अलग यूज, अलग अलग हाइट, अलग अलग वेलोसिटी, उस हिसाब से इसको लगा दिया जाता है। ठीक है, शुरू करिए, शुरू कर रहे हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो देखिए परमाणु में परमाणु तो है, उसमें सैटेलाइट्स का पूरा वो दिखाया उन्होंने। देखो कैसे ऑर्बिट चेंज कर लेते हैं, मतलब कितनी मुश्किल से टेस्ट कर पाए थे आप लोग। कहीं देखिए क्या देखिए? आलिया भट्ट पिक्चर की बात कर रहा हूँ बेटा, परमाणु की। उसमें सैटेलाइट्स बता रखे ना उन्होंने कि स्पाइन के लिए यूज कर रहे हैं उसको, कि देखो क्या पता लगता है उसकी, वो देखते हो उसका रेजोल्यूशन कितना अच्छा है, मतलब वो आपको नीचे ट्रक के टायर के मार्क्स तक को जूम कर लेते हैं कि ट्रक के टायर के मार्क्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कहाँ टंगी हुई है स्पाइन सैटेलाइट्स और कहाँ। ये भी मुद्दा जी, अगर आपकी सैटेलाइट आपको लगा दी है ना ऊपर, तो ये तक बता देंगे आपके घर में आज दाल बनी थी कि मिट्टी बनी, इतना जूम इन कर लेते हैं, इतने खतरनाक कैमरे लगे हुए आजकल। चलिए बनाइए फटाफट। ये अर्थ ले लिया हमने, इसका मास हमने m ले लिया जैसा हमेशा लेता है, और एक सैटेलाइट को v0 वेलोसिटी से हमने छोड़ रखा है। इस पूरे डिस्टेंस को फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ हम छोटा r बोल देते हैं। इस चैप्टर में बहुत न्यूमेरिकल्स हैं, ढेर सारे न्यूमेरिकल्स। आज तो एक्शन भी है। मास ऑफ सैटेलाइट इज स्मॉलर। अब जो तुम लाइन बोल रहे थे ना, आप बोलो कि ये घूम क्यों रही है, क्योंकि अर्थ की ग्रेविटेशनल फोर्स, घूमने के लिए कौन सी फोर्स रिक्वायर्ड होगी? सेंट्रीपिटल फोर्स। वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? अर्थ, अर्थ का ग्रेविटेशनल पुल। राइट, लिखो जरा। बनाया नहीं, बना लो, बना लो। थोड़ा न्यूमेरिकल्स के लिए सिंबल्स का ध्यान रखना। जो H ले रहा हूं वो सरफेस के ऊपर है, सरफेस से लेकर सैटेलाइट तक की ये हाइट है, और अर्थ के सेंटर से जब भी हम यूज करेंगे तो स्मॉल r यूज करेंगे। उसमें डिफरेंट हो सकता है, हम यही यूज करेंगे। देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड बाय द सैटेलाइट, centripetal force required by the satellite is given by is provided by या given by gravitational force of earth। एक ही शॉर्ट में निकाल दें, mv²/r किसका फॉर्मूला है? सेंट्रीपिटल फोर्स is equal to Gmm/r। निकाल लो v0 इससे। कितना आया? m कट गया, r कट गया, Gm/r अंडर द रूट। ये फॉर्मूला निकल गया हमारा v0। लिखिए v0 किसके बराबर है? सॉरी r किसके बराबर है? ध्यान रखिएगा, मेरे ख्याल से इस छोटे r की जगह आप यही लिखे तो ज़्यादा बेहतर है, याद तो रहेगा कम से कम। Gm/r+h। ठीक कर रहा हूँ तारीफ। अभी हमने Gm को पिछले आर्टिकल में कुछ लिखा था क्या? Gr²। बहुत बढ़िया।
GM किसके बराबर है? ये कहाँ से आता है, फिर याद दिला दो। जी के फॉर्मूले से, जी के फॉर्मूले से, जी का फॉर्मूला था GM बाय, तो आपने GM की जगह डाल दिया GR। ठीक है, हटाइए, फिर तो सीधे पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ GR। अगर मैं इसको R से डिवाइड करो दोबारा से, ऊपर और नीचे दोनों जगह कैपिटल R से डिवाइड करो, क्या होगा? ये R गया, ये R भी गया, तो ये क्या बन गया? अगर सैटेलाइट की हाइट आर के मुकाबले में बहुत ज़्यादा नहीं है तो इसे इग्नोर कर दूं, देखना जरा, इसे इग्नोर कर दूं, इसे इग्नोर करोगे तो ऑर्बिटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आएगा? लिख लीजिए। क्या इसका मतलब नियर अर्थ सरफेस नहीं है? यही तो लिया आपने, तो नियर अर्थ सरफेस तो जी का वैल्यू भी मालूम है आपको, नियर अर्थ सरफेस तो आपको जी का वैल्यू मालूम है 9.8 और अर्थ का रेडियस भी मालूम है। अगर मैं ये वैल्यू डाल दूं यहाँ पर दोनों की दोनों और सॉल्व करूं तो इसका वैल्यू क्या है? मेरे पास जगह नहीं बची, आप लोग लिख लो। 7.92 किलोमीटर पर सेकेंड, अप्रोक्सीमेटली 8, अप्रोक्सीमेटली, देख रहे हो स्पीड 8 किलोमीटर पर सेकेंड की ऑर्बिटल स्पीड नियर सरफेस ऑफ अर्थ, नियर सरफेस। आगे लिखो, अच्छी खासी स्पीड है, 1 सेकेंड में ये देखो 1 2 डॉलर को पहुंच गया। अरे पॉसिबल, हम मजे ले रहे बेटा, कैसी बात, तेनालीराम की कहानी थोड़ी सुना रहा हूँ, फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ मैंने लाल, सब कुछ पॉसिबल है जो दिख रहा है। लिखो आगे, टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, अब आप चांद तो पहुंच गए, आप कह रहे हैं पॉसिबल है। आज से 10 साल पहले कोई कहता ना कि टैक्सी से कम किराए पे हम चांद मार्स पे पहुंच जाएंगे, तो कोई नहीं मानता। पता नहीं 8 या 10 रुपए किलोमीटर में पहुंच गए थे आप मार्स पे, बताइए, ऊबर लगा के वहां। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट, इंडिया में यही अच्छी चीज है बस, जुगाड़। देखी नहीं मंगलयान, कौन सी पिक्चर है? मिशन मंगल नाम से। टाइम पीरियड नाम से पता लग रहा है, एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? एक चक्कर लगाएगा तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा आर्यन? अरे एक चक्कर लगेगा, एक चक्कर लगेगा तो एक सर्कमफ्रेंस पूरा हो गया। कितनी वेलोसिटी से कर रहा है? जितनी वेलोसिटी निकाल के बैठे हो। कितना डिस्टेंस ट्रेवल करोगे? कितनी वेलोसिटी से? v0 वेलोसिटी। इसको थोड़ा बहुत चेंज कर लेंगे, बाकी और क्या करना है। v0 आपके पास है, डालिए फटाफट। ये रेडियस कौन सा है? ये r कौन सा लिया था? ध्यान करो। नहीं सर, छोटे r है, सारे डिस्टेंस कहाँ से नाप? सेंटर से तो ले रहे हो। नियर अर्थ सरफेस वाला स्पेशल केस क्यों लेंगे? हम लेंगे ही नहीं। हम नियर अर्थ सरफेस वाला केस क्यों लेंगे भाई? क्या लेंगे? ये लेंगे, नियर अर्थ सरफेस नहीं लेंगे ना। जब आप सेंटर से लेके छोटा आर यूज कर रहे हो तो फिर आप पूरा लो GM बाय आर। इसको थोड़ा ऊपर नीचे कर लो। यहाँ से क्या निकालना है? टाइम पीरियड निकालना है। निकल ही गया टाइम पीरियड।
बोलो बोलो, क्या कर सकते हो? देखो, GM की जगह GR² डाल सकते हो। देखो, जितने रिलेशंस खुद बना पाओगे ना, मेरे को 2 मिनट में मेरे को रटने पड़ेंगे। इसको लिख सकते हो, अगर मैं अंडर रूट ही लेता हूं, इसको तो लिख दिया मैंने GR², इसको लिख दिया R+H, और एक R+H ऊपर भी रखा है, ये रखा है। अगर इस R+H ऊपर लेके जाऊंगा तो टाइम पीरियड कैसे क्या हो जाएगा? छोटा R+H, ये अब ठीक है। R+H को ऊपर ले जाइए। एक्चुअली मुझे इस फॉर्मूले में भी नियर सरफेस ऑफ अर्थ तक जाना है। अगर वहां तक जाऊंगा तो फिर मुझे ये रिलेशन चाहिएगा। मैं इसीलिए कह रहा हूं, देखो क्या कर सकते हो। एक काम करूं, R+H के ऊपर स्क्वायर लगा के रूट लगा देता हूं, तो अब ये दोनों रूट में आ गए। अब इस R+H को ऊपर ले जाऊं तो ये क्या बन गया? R+H का, अरे क्या बन गया? जो भी ऐसे टाइम नहीं बोलते हो, देखना ठीक लिखा है क्या मैंने? देखो यार, कॉपी नहीं करना है। कॉपी क्यों कर रहे हो? पहले देखो क्या कर रहा हूं मैं। यहां पर लिखा है 1/x अंडर रूट, ऊपर लिखा हुआ है x। क्या मैं इसको एक साथ ले जा सकता हूँ? एक ही रूट साइन में कर सकता हूँ? क्यों नहीं कर सकता? भाई इसको ऐसे कर लो, सॉरी ऐसे देखो, ये लिखा हुआ, मुझे इन दोनों को एक साथ एक ही साइन के अंदर लिखना है। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ? तो √h² को किससे डिवाइड कर रहे हो? डिवीजन के साइन को इंटू में करते। 11वीं क्लास में क्या करवा रहे हो मुझसे बात? क्या आएगा? फिर मैंने और क्या करा? छोटे बच्चों वाले काम ना करो। ये हो गया कि हाँ जी कुंडू साहब, ये क्यों लिख रहे हो? ये लिख रहे हो? आपने फॉर्म में भरा है, 10th पास है आप, और वो भी बहुत अच्छे मार्क्स के पास। इधर देख, इधर देख, आप बताइए क्या कर सकते हैं? किसको डिवाइड कर दूं? बोलो भाई, मुझे कैसे करना है तो बताओ। अगर अच्छा चलो इसी केस में लो, अगर सैटेलाइट अर्थ के सरफेस के पास होगी तो क्या रिजल्ट आए? श्योरली बताओगे? दोनों साइड स्क्वायर करोगे तो यहाँ स्क्वायर आ जाएगा। मुझे टाइम पीरियड निकालना है फॉर ए सैटेलाइट विच इज रिवॉल्विंग नियर सरफेस ऑफ अर्थ। चलो एक काम करो, R बाहर निकाल दिया, R+H का होल क्यूब आ गया, और नीचे D रहेगा। चलो मान, फॉर ए सैटेलाइट मतलब नियर सरफेस ऑफ अर्थ, राइट। H को इग्नोर कर दूं तो ये R³ हो गया। तो क्या आएगा बताओ? कैलकुलेटर लाया कोई बच्चा? जरा देखो करके एक बार कि कितना टाइम पीरियड आना चाहिए। ठीक हो, तो बोला तुम लोगों ने सब कुछ ठीक है। पहले बताओ क्या है? 2π/r तो लिख ही दिया आपने। आप कह रहे हो h बहुत छोटा है, इग्नोर करो, तो R³ आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? R³ का रूट मतलब R√r, और नीचे क्या रखा है? ये कटी गया। वैल्यू डाली आपने, जब आप इसकी वैल्यू डालोगे, देखो
जब आप इसकी वैल्यू डालोगे तो वैल्यू आएगी, बोलो 84.6 मिनट्स, 84.6 मिनट्स। ये 3-4 साल पहले क्वेश्चन आया हुआ, यही 85 मिनट्स दिया हुआ था, 84.6 मिनट्स। अब जो सवाल पूछ रहा था क्या ये संभव है, हो संभव, इधर देख जरा, तेरी कितनी बड़ी अर्थ है और उसके चारों तरफ 1.5 घंटे में चक्कर लग गया। 1.5 घंटे में अर्थ का पूरा एक चक्कर, ऑब्वियसली भी स्पीड ज्यादा ही रही होगी। ठीक है, आगे लिखो हाइट ऑफ द सैटेलाइट, हाइट ऑफ द सैटेलाइट, और इसके लिए आधा पेज छोड़ दो। तो अब देखो, ये फॉर्मूला लिखा था अभी हमने, अपना पूरा 10th क्लास का मैथ्स लगाइए और उसमें से ये जो साहब बैठे हैं अंदर, इनको बाहर निकाल दीजिए। यही वो है हाइट ऑफ सैटेलाइट जिसे आपको फॉर्मूले में निकालना। निकाल सकते हो? क्या करोगे? स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, स्क्वायर करते ही क्या गया, 4 पाई स्क्वायर r प्लस h का होल क्यूब, और नीचे से जी आर स्क्वायर हट गया, रूट हट गया। जी आर स्क्वायर को इधर ले आइए, 4 पाई स्क्वायर को इधर ले आइए, मैं क्यों करवा रहा हूँ, चलो कर लेते हैं। इज इक्वल टू r प्लस h की पावर 3। अब क्या करूं, h कॉमन ले लो, h कॉमन ले लो, मर जाएंगे। आइडेंटिटी लगा दी तो इसमें बार बार h आएगा, घुस जाएगा सब जगह। क्यूब रूट इधर भेज दो, ये ठीक है। क्यूब रूट इधर कैसे जाएगा, क्यूब रूट इधर जाएगा तो कैसे जाएगा, क्यूब रूट लगा दो, क्यूब रूट लगा दो, ऐसे क्यूब रूट लगा दो। ये 3 हटा रहा हूँ यहाँ से, मेरे पास जगह नहीं है, ये 3 हटा रहा हूँ यहाँ से, और पावर यहाँ तो ऐसे कर लो ना यार, हट गया। अब एक दुश्मन आ रहेगा, इसको और सरका लो इधर। तो हाइट का फॉर्मूला बन गया p स्क्वायर जी आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर रेज़ टू पावर 1/3 माइनस ये था हाइट ऑफ द सैटेलाइट। अच्छा गायब हो गया था। आपको पता है इंडिया के पास आज के टाइम में ऐसी सैटेलाइट, ऐसी क्या नाम है, टेक्नोलॉजी है कि हम यहाँ से उड़ती हुई किसी भी सैटेलाइट को यहीं से ब्लास्ट कर सकते हैं, मतलब उड़ा सकते हैं उसको। ये बहुत कम देशों के पास है। अब सैटेलाइट कितनी बड़ी होती है, तुमने भी बनती हुई और लॉन्च होती हुई देखी है, छोटी छोटी सैटेलाइट होती है। इतने बड़े स्पेस में अब तुम स्पीड्स भी देख रहे हो, इतनी तेज चलती हुई चीज़ समझो ऐसा तुम्हारे कमरे में मक्खी है और वो भी गोली की तरह भाग रही है इधर से उधर, और आपको उसे शूट करना है, और आपको उसे शूट करना है। बस फर्क इतना होता है कि उसकी ट्रेजेक्ट्री हमें मालूम होती है, मधुमक्खी का तो पता नहीं लगेगा, उसकी ट्रेजेक्ट्री हमें मालूम है। यहाँ से बैठे बैठे आप उसको उड़ा सकते हो। ये बहुत कम देशों के पास है। और ये सारा गेम आने वाले टाइम में वो पिक्चर में देखते हैं ना, इंडियन उसमें हॉलीवुड की पिक्चर में सब कुछ सेटेलाइट से ही हो रहा है। आप लोग लोकेशन भेजते हो, सेटेलाइट से जाते हो कहीं पर। इवन जितनी आपकी ये सेटेलाइट्स, ये मिसाइल्स वगैरह बनाते हो, बहुत सारी जीपीएस गाइडेड होती है, ठीक है ना। वो सारी यही तो पता लगा कहाँ गिरना है। आपने मान लीजिए ऊपर से वो उसका सोर्स ही हटा दिया जो उसको गाइड कर रही है। अब बताओ कैसे क्या होगा, अब फंस गया। ये आने वाले टाइम में यही होगा, देखना धीरे धीरे कि एक दूसरे की सैटेलाइट्स फोड़ी जाएंगी। जब युद्ध होगा बड़ी कंट्रीज के बीच में तो एक दूसरे की सैटेलाइट्स उड़ाएंगे, आप छोड़ ले, ऐसे कहाँ पर डाले तो छोड़ेंगे। अब तो उसको ऐसे करना पड़ेगा, ऐसे करके 45 डिग्री के एंगल पे करो, लोग कराची की तरफ को छोड़ दो, इसे कहीं तो गिरेगी। चलिए, एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। अब कल सुबह से शोर मचा रखा था, 90% चांसेस है रेन के। शाम को 4:30 तक कुछ भी नहीं, और शाम को देखो क्या होगा।
ये सब 90% चांस, 50% चांस, हैवी रेन, ये जो सब वेदर रिपोर्ट्स आती हैं कहाँ से आती हैं? सेटेलाइट से आती हैं। बैठे हुए ऊपर से देख रहे हैं कि क्या हो रहा है ना, एनर्जी ऑफ द सेटेलाइट। लिखिए अब रॉबिन सिंह, अगर कोई बॉडी अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगा रही है तो वो हाइट पर भी है और घूम भी रही है, तो उसके पास चलने की वजह से कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। और हाइट है तो उसकी वजह से कौन सी एनर्जी है? तो दोनों ही एनर्जी हो गई। और हमें दोनों एनर्जी निकालनी है। कैसे निकालेंगे? बहुत ही आसान, छोटे बच्चों वाली चीज। बताइए, ये बात समझ में आई? चल रही है तो काइनेटिक एनर्जी है और ग्राउंड के ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी। बताइए जरा, काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताइए। माइनस जी एम बाय कौन सा? आर प्लस एच। ठीक, आर, ये एच हो गया, ये आर हो गया, तो दोनों मिलाकर क्या हो गया? एच प्लस, क्या फॉर्मूला बन गया? माइनस जी बाय आर। ये क्या है? ये क्या है? किसका मास? अर्थ का। ये किसका? सैटेलाइट का। ये डिस्टेंस कहाँ से? अर्थ के सेंटर, अर्थ के सेंटर। ठीक, काइनेटिक एनर्जी के बारे में कुछ बताएंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव नहीं करा, बताओ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला कैसे करें? बताओगे? बताओ। अभी आप पिछले वाले आर्टिकल में आपने लिखा था सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशन। जरा देखना क्या लिखा था वो। आपने लिखा था mv² बाय r इक्वल्स टू gmm बाय r। लिखा था ना ये। अगर मैं यहाँ से r हटा दूँ, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ mv²। एक काम करो ना, हाफ इधर भी लगा दो और हाफ, तो ये तो काइनेटिक एनर्जी हो गई। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट का फॉर्मूला बन गया gmm बाय, और नोट कर रहे हो? पॉजिटिव है। काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं आएगी, नहीं आएगी, नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, किसी केस में नहीं आएगी, किसी फील्ड में नहीं आएगी। काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज पॉजिटिव। आर्टिकल क्या है? आर्टिकल क्या है? एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। एनर्जी माने टोटल एनर्जी, टोटल माने पोटेंशियल प्लस, जरा जोड़िए, टोटल एनर्जी जोड़िए, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल जोड़िए, कितना आएगा? किसमें माइनस नहीं आएगा? काइनेटिक में माइनस नहीं आएगा। नहीं, ये मैंने माइनस के लिए कहा करा, इससे तो कोई मतलब नहीं। ये तो मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने करा। काइनेटिक में हमने क्या यूज किया? हमने बोला सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। इसमें कोई माइनस का साइन नहीं है। सॉल्व कर रहे हो ये? आपने दोनों को 1/r से, दोनों को हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया। कंफ्यूजन कर रहे हो आप? देखो दोबारा से, पोटेंशियल का फॉर्मूला तो मालूम है। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स कौन दे रहा है? यही है ना। आर को मैंने कैंसिल, पिछले वाले में r निकला, ये कट गया, पिछले में सिर्फ r² निकला। ये देख, अब ठीक है, अब ठीक है। हाँ, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल कितना आया? माइनस जी। एलसीएम ले लो, छोटे बच्चे हो गए। ये देखना क्या लिखा है, ये देखना क्या लिखा है। अगर gmm/2r है, यहाँ पर क्या वैल्यू है? -1। यहाँ वैल्यू क्या है? 1/2। gmm/r तो दोनों में ही है ना। इसमें वैल्यू कितनी है? इसमें वैल्यू कितनी है? तो -1 और +1/2 को जोड़ोगे तो क्या आएगा? -1/2। तो क्या आ गया? ये आपका टोटल एनर्जी आता है। और देख सकते हो फिर से माइनस है। क्यों? बिल्कुल बाउंड सिस्टम में भाई बंधा हुआ है। अट्रैक्शन की वजह से जब भी एनर्जी आएगी,
अट्रैक्टिव फोर्सेस नेगेटिव ही आएगी। कोई भी बाउंड सिस्टम हो, चाहे वो चार्जेस का हो चाहे वो ग्रेविटेशनल फोर्स का हो, किसी का भी हो। बताइए क्या दिक्कत है? पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल हटा दो। आगे लिखिएगा बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए सैटेलाइट। इसी नाम से अगले साल फिर बाइंडिंग एनर्जी आएगी, नाम बदला हुआ होगा बस। इस चैप्टर के सारे फॉर्मूले रिपीट होने वाले हैं। दो चार्जेस के बीच में पोटेंशियल एनर्जी अगले साल के Q1 Q2 बाय आर। आपकी बात क्या पढ़ा है? K की जगह G, M1 M2 बाय आर। नेगेटिव पॉजिटिव बात की बात है, फॉर्मूले सेम है, सब कुछ सेम आने वाला है अगर 12th में पहुंच गए तो। जरूरी है भाई। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सैटेलाइट, नाम से पता लग रहा है वो एनर्जी जो इसको बांध कर रखती है। अगर एनर्जी, एक बात बताओ, ये अर्थ, ये सैटेलाइट और ये कितनी एनर्जी लेकर घूम रही है? -gmm/2। इतनी एनर्जी लेकर ये सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ एक ऑर्बिट में घूमे जा रही है। अगर मैं इसकी एनर्जी को 0 कर दूं तो क्या होगा? अगर इसकी एनर्जी जिससे घूम रहा है इसको 0 कर दें तो रुक जाएगी, अर्थ की तरफ गिर जाएगी। कैसे, क्यों गिर जाएगी? ऐसा भी तो हो सकता है वो निकल जाए कहीं और पे। बाउंड सिस्टम है, इसीलिए यहाँ इतनी एनर्जी लेकर घूम रही है। ये बंधी हुई है ना, बंधी हुई है तो इसकी टोटल एनर्जी इसको लेकर ये चारों तरफ घूम रही है। अगर मैं इसकी एनर्जी 0 कर दूं तो ये बंधी रह जाएगी। अगर मैं इसको इसकी एनर्जी 0 कर दूं तो क्या ये बंधी रह जाएगी? एनर्जी 0 कैसे करोगे? जितनी एनर्जी है उसमें उतनी एनर्जी जोड़ दूं अगर मैं, तो कितना आएगा? लिखो जरा, समझ में आ जाएगा। इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव ए सैटेलाइट from its orbit, to remove a satellite from its orbit by taking it to infinity. ठीक है जी, तो this is negative of पॉजिटिव जीरो माने बिल्कुल ठीक है। जियो का मतलब होता है अर्थ, और स्टेशनरी माने रुका हुआ। तो अर्थ के रिस्पेक्ट में जो सैटेलाइट रेस्ट पर हो उसे कहते हैं जियो स्टेशनरी। सोनी, सेंस ऑफ रोटेशन क्या है अर्थ की? थोड़ा तेज, किस तरफ को घूम रही? ऐसे कैसे बताओ, ऐसे कैसे? आप ठीक सुन रहे हो? ठीक बोल दिया, वेस्ट टू ईस्ट। अर्थ वेस्ट टू ईस्ट क्यों घूम रही है? कभी तो सन ईस्ट टू वेस्ट जाता है ऐसे करके। ठीक है, अब क्या करेंगे हम? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। देखिए, एक अगर हम सैटेलाइट को ऊपर लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं, लेते जाएं,
और कितना ऊपर ले जाएं? सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर। इतना ऊपर, अर्थ के सरफेस से 36,000 किलोमीटर ऊपर। तो आप वेरी गुड बना दिया। तो अर्थ ऐसे घूम रही है, सैटेलाइट ऐसे घूम रही है, अब ये इसके चारों तरफ अर्थ की स्पीड से घूमती रहेगी। तो क्या होगा? क्या होगा? यहाँ गुप्ता जी बैठे हैं, इनको बार बार सैटेलाइट यही दिखाई देगी। जब ये घूमकर यहाँ आ जाएंगे, सैटेलाइट यही दिखाई देगी। जब ये घूमकर यहाँ आ जाएंगे, सैटेलाइट यहाँ दिखाई देगी। जब भी आप गर्दन उठा के देखेंगे, अरे ये तो ऊपर ही है। इसका मतलब इन दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है? जीरो। इसका मतलब एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि अर्थ के साथ साथ उतनी ही ऑर्बिटल वेलोसिटी से घूम रही है, इस स्पीड से अर्थ घूम रही है। इसको भी एक पूरा चक्कर लगाने में कितना टाइम लगेगा? 24 घंटे। जैसे धरती घूम जाती है 24 घंटे में, सैटेलाइट भी एक चक्कर पूरा 24 घंटे में। कहाँ छोड़ना चाहिए इसको? कोई खास जगह इसको छोड़ना चाहिए। इसका पार्किंग ऑर्बिट कहते हैं, अलोंग द इक्वेटर। यानी ये ऐसे चक्कर काटेगी, ऐसे समझ लो बात को। ये पोल्स हो गया अगर, तो ये ऐसे ऐसे चक्कर काटेगी, ऐसे। लिखो जब सैटेलाइट कौन काट रहा है? चक्कर कौन काट रहा है? सैटेलाइट। एक लाइन लिख लो बस। इट इज अ सैटेलाइट व्हिच इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इट इज अ सैटेलाइट व्हिच इज एट रेस्पेक्ट विद व्हिच इज एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू अर्थ। इसका एक और नाम है जियो। सिंक्रोनस। ठीक है। दो चार फीचर्स लिख लो, इसके काम आएंगे, फिर न्यूमेरिकल कराते हैं। हमने कैप्लर लॉ कर लिया ना? नहीं करें कैप्लर के लॉज नहीं करेंगे। अच्छा नहीं करें, 9th वालों को। अच्छा लिखो फीचर्स लिखो। फीचर नंबर 1, इट्स टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन इज 24 आवर्स। छोटे लेके आने में नोटबुक्स और बुक्स लेके आ जाओ, उस रूम में बैठ काम करो। इट्स टाइम पीरियड इज 24 आवर्स। दूसरा, सेंस ऑफ रोटेशन। सेंस ऑफ क्या हो गया? ऑल वेल? तबीयत ठीक है? कैसे रिएक्शन देता है तुम? आप बताओ। तेरा फोन आ रहा है, मोदी का था, मसले कर लेता। जब बेटा उस रूम में बैठा, कल से वहीं बैठा था, फैन चला ले, लाइट चला भूत भूत पाल रखे मैंने। दूसरा लिखो, क्या लिख रहे थे? Its sense of rotation is same as that of Earth, west to east. Its sense of rotation is same as that of Earth, that is west to east. West to east. Its parking orbit is इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अर्थ। जिस प्लेन में पार्क की जाएगी, मतलब इसमें घूमेगी। जैसे ये अर्थ आ गई, ये इसका इक्वेटर आ गया यहाँ पर, तो ये ऐसे ऐसे चक्कर काटेगी। इस प्लेन में चक्कर काटेगी ऐसे, वेस्ट टू ईस्ट पर। आगे चलिए,
हाइट तो लिखी ली, हाइट अबव अर्थ इज, हाइट अबव अर्थ इज, और ऑर्बिटल वेलोसिटी 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। कुछ नजर आया है? न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। जो सैटेलाइट अर्थ के काफी नजदीक थी उसकी स्पीड हमने अभी निकाली थी अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसकी जो बहुत दूर है उसकी स्पीड हो गई कम 3.1 किलोमीटर पर सेकेंड। ये ध्यान रखना, ये ध्यान रखना, ये न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी, वैल्यू नहीं, ये कंसेप्ट कि दूर जा रहे हो तो वेलोसिटी घट रही है, दूर जा रहे हो तो वेलोसिटी, अरे दूर जा रहे हो तो टोटल एनर्जी में क्या फर्क है? चलिए सोच के बताइए मुझे। एक सैटेलाइट घूम रही है अर्थ के पास, एक घूम रही है बहुत दूर, इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी में फर्क बताइए कौन ज्यादा है? अर्थ को अगर कम्युनिकेशन से जोड़ना है मिनिमम कितनी सैटेलाइट चाहिए? जियो स्टेशनरी का मेन यूज कम्युनिकेशन में होता है। कम से कम कितनी सैटेलाइट लगा दूं कि पूरा हो जाए? ऐसे एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। हो गई पूरी अर्थ कवर, हो गई पूरी अर्थ कवर। यहाँ तक सिग्नल जाएंगे, यहाँ तक सिग्नल जाएंगे, यहाँ तक सिग्नल जाएंगे, यहाँ तक जाएंगे, इधर जाएंगे, पूरी अर्थ कवर। तो मिनिमम कितनी चाहिए? 3 मिनिमम। मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा, मैक्सिमम तो कितनी भी टाइम ले लूं, मिनिमम की बात कर रहा हूँ। क्या चीज? हम एरिया में तो ऐसे कवर करेंगे, सर्कल थोड़ी करेंगे हम। जैसे ये हमारा अर्थ है, ये सेटेलाइट हो गया हमारे पास, जैसे ट्राइपॉड स्टैंड हो गया, तो वो यहाँ तक कवर करेगा, वो यहाँ तक कवर करेगा, तो ये पूरा कवर होगा ऐसे, जैसे ट्राइपॉड स्टैंड ऐसा ही पकड़ रहे हो। तो बात फोन लेकर मुझे दे दे, ये वाइब्रेशन करता ही रहेगा तो दिक्कत करेगा। क्या हो गया? क्या? फोन तो दे दो। अच्छा फिर ठीक है। एक तो आदमी का वजन इतना है, फोन की वाइब्रेशन से हिल जाता है। कुछ खाया पिया कर, फोन की वाइब्रेशन आई अगर कुछ हो रहा है, कुछ हो रहा है, उसको लग रहा था भूकंप आ रहा है, इसलिए चेहरे ऐसे मतलब वजन नहीं होगा तो ऐसी हिलाई कुर्सी। लिखो आगे। पैरों में वजन वगैरह बांध के आएगा बेटा चलने के लिए। वैसे ही आजकल बारिश का हवा का मौसम है, परसों भी खंभा बड़ा खड़ा हुआ था, हवा चली और खंभा पकड़ लिया। इसके फिलोसफी क्या होती है? महाभारत में भीम ने हाथी फेंका था, वो आज तक वापस नहीं आया। हम तो कुछ भी फेंक, भीम ने हाथी फेंका था, तो वो छोटा भीम नहीं, असली भीम, वो कहते वापस नहीं आया वो हाथी। हाँ हाथी और कौन आएगा? सबको तू भविष्य तो उम्र की बात करे, मैं समझा रहा, कुछ तगड़े भी होते हैं वो। आज तो मैं मतलब हैरान था देख के, करा क्या तूने आज? फोन की वाइब्रेशन में उनका काम रहा है। पापा उम्र तेरे को बूस्ट लाने के लिए देखो जरा, अर्थ की एस्केप वेलोसिटी जो होती है ना, वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। बीम का आदि हो तो मैंने बीच में वैसे मजाक करा था। यहाँ से अगर किसी चीज को फेंकना है, क्या पता, मैंने कहानी सुनी। यहाँ से अगर अर्थ के, देखो अर्थ के चारों तरफ क्या होगी? अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड। मैं कुछ भी फेंकता हूँ वापस आ जाती है, कुछ भी चीज फेंकता हूँ वापस आ जाती है। लेकिन क्या कोई ऐसी स्पीड है जिससे मैं फेंक दूं तो ये वापस ही ना आए? वापस क्यों आती है? क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड उसको फिर खींच लेता है। क्या ऐसा हो सकता है इतना तेज फेंक दूं कि फील्ड के अट्रैक्शन को तोड़ के निकल जाए? बिल्कुल हो सकता है। ये वो मिनिमम वेलोसिटी है जिससे अगर मैं किसी चीज को फेंकता हूँ, यहाँ से निकालता हूँ, तो ये निकल जाएगी। रॉकेट्स की स्पीड तो इससे कहीं ज्यादा होगी, तो वो बड़ी आराम से इस ग्रेविटेशनल फील्ड से निकल जाएगा। इसको क्या कहते हैं? एस्केप वेलोसिटी।
escape velocity. लिखिएगा, it is that minimum velocity. It is that minimum velocity with which a body is projected. It is that minimum velocity with which a body is projected from the surface of Earth and it is able to overcome gravitational field of Earth, gravitational pull of Earth, and escapes to infinity. Never to return. वापस नहीं आएगी. Expression for escape velocity. Expression for escape velocity. ये रही अर्थ, ये रहा ऑब्जेक्ट, और हमने इसको किसी एस्केप वेलोसिटी वी से ऐसे फेंक दिया. ये अर्थ का सेंटर, बॉडी का मास और मास ऑफ अर्थ कैपिटल M, सब कुछ वैसा का वैसा. ये डिस्टेंस कैपिटल R. बनाइए आर्टिकल करते हैं. भावना करो बेटे. बहुत सिंपल कंसेप्ट है, बहुत ही सिंपल, चिंता ही ना करो. हर चीज किधर की तरफ अट्रैक्ट होती है? अर्थ के सेंटर की तरफ. तो डिस्टेंस भी वहीं से लेंगे. देखो देखो, ये आ गई अर्थ, ये आ गया माँ. क्या हो गया मुझे बताओ, तो समझ में आ गया? ऐसा वाला आ गया. ये अर्थ हो गई, इस पर कोई स्टोन रख दिया, कुछ भी रख दिया, इसे फेंकना हमने जोर से, और इसको v वेलोसिटी से हमने फेंक दिया. जब ये जा रही, आपने क्या दिया इसको? आपने इस मास को क्या दिया? अब ये काइनेटिक एनर्जी धीरे धीरे खर्च होती जाएगी. किस लिए खर्च हो रही है? उस ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए जो वर्क करना पड़ रहा है उसमें खर्च हो. क्या दिया आपने? एनर्जी दी, काइनेटिक एनर्जी दी. अब बाहर निकलने के लिए काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा. उस वर्क को करने के लिए एनर्जी कहां से आएगी? ये काइनेटिक एनर्जी खर्च होगी. ये हमारा मूल आधार है इसका, जो हम आर्टिकल को करेंगे, अदरवाइज कुछ नहीं है. सुनिए, जब हमने इसको फेंका तो ये कहीं ए पॉइंट पर पहुंच गई. क्या जब ये ए पॉइंट पर पहुंच गई तो अर्थ के और इसके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स होगा? हाँ होगा. अर्थ क्या कर रही होगी? इसको ऐसे पुल कर रही होगी. लेकिन इस पुल के अगेंस्ट ये बॉडी और थोड़ा सा ऊपर चली गई. कहाँ? तो थोड़ा सा वर्क हुआ होगा. कितना वर्क हुआ होगा? आपको क्या करना है? बाहर निकालने के लिए कितना वर्क चाहिए वो निकालना है. FDX को इंटीग्रेट कर दूं. अब ये बता दो कहां से कहां तक. इंटीग्रेशन की लिमिट्स बता दो. सारा आर्टिकल अपने आप कर दूंगा, मैं तुम्हें निकालना. लिमिट्स बता दो कि कहां से कहां ले जाओ. सेंटर नहीं ना, मुझे तो वैल्यूज चाहिए ना, सिंबल चाहिए ना. कौन सा? अर्थ का रेडियस. R से
आर्टिकल पूरा हो चुका है, सॉल्व करना रहेगा। कहाँ से ले जाना चाह रहे थे? अर्थ के सरफेस से। कहाँ ले जाओगे? इन्फिनिटी तक। इतना दूर के वो वापस ना आए दोबारा, पर वहीं तक ले जाना है। तो आपको सारे वर्क ऐड कर लेने, सारे वर्क ऐड कर लेने। और वो वर्क किसके खर्चे पे हुए थे? काइनेटिक एनर्जी। क्या खर्च हुई? काइनेटिक एनर्जी। उसके चक्कर में क्या हो गया? वर्क हो गया। क्या किस चीज का वर्क हो गया? बाहर निकल गई बॉडी, पुल से बाहर निकल गई। आर्टिकल शुरू करो, लिखो। लेट अस प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m। ये मुझे लिखवाने इसलिए पड़ते हैं कि जब तुम एग्जाम दोगे तो ये तुम्हारे एग्जाम में आएंगे, देखना पड़ेगा सारा। लेट अस क्या लिखा था? लेट अस प्रोजेक्ट ए बॉडी ऑफ मास स्मॉल m with velocity, with escape velocity v, with escape velocity v और सबस्क्रिप्ट में e, with velocity v। आगे लिखो। काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन, नेक्स्ट लाइन में। काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन हाफ m v e स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी एट द टाइम ऑफ प्रोजेक्शन हाफ m v e स्क्वायर। v क्या है? एस्केप वेलोसिटी, जिससे बॉडी इन्फिनिटी तक जाएगा। आगे लिखो। एज द बॉडी वाज एस्केपिंग टू इन्फिनिटी, एज द बॉडी वाज एस्केपिंग टू इन्फिनिटी, जब ये बॉडी इन्फिनिटी तक जा रही थी, वी कंसिडर इट एट पॉइंट ए, वी कंसिडर इट एट पॉइंट ए एज शोन। ठीक है जी। ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी एट ए, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन बॉडी एट ए GMM बाय, GMM बाय, अरे बोलो GMM बाय r स्क्वायर। क्या देख रहे हो? पता नहीं, x स्क्वायर, GMM बाय x स्क्वायर। आगे लिखो। स्मॉल वर्क डन बाय द बॉडी, नेक्स्ट लाइन। ठीक है, लिखा A इज इक्वल टू, अच्छा, स्मॉल वर्क डन बाय द बॉडी टू एस्केप टू इंफिनिटी, टू एस्केप टू इंफिनिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। स्मॉल वर्क डन नहीं, क्या करवाया मैंने? गलत लिख दिया सर, शायद। एक मिनट, पहले छोटा वर्क निकाला था ना। स्मॉल वर्क डन बाय बॉडी to move a further displacement dx, small work done by the body to move a further displacement dx, इसके बराबर हो गया। therefore total work done to move body from surface of earth to infinity। सेम नहीं आ गया दोबारा? एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन तीसरी बार आ रहा है आज। क्या होता है? -1/x। ये बार बार आ रहा है इंटीग्रेशन, देखो तीसरी बार आ गया आज। GMM कॉमन ले लिया, R2 infinity। कितना आएगा ये? -GMM बाय r स्क्वायर, r स्क्वायर r ही तो आएगा। माइनस नहीं आ रहा, माइनस कहाँ से आएगा? GMM बाय r। कुछ भी जाते हो फिर से मिलके जाना पड़ेगा। ये वर्क आ गया, ये वर्क किस खर्चे पे हो गया? क्या मैं हाफ mv e स्क्वायर को इसके इक्वल रख सकता हूँ? क्या कैंसिल हुआ? v का फॉर्मूला क्या बन गया?
गया